ओके, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। स्वागत है सभी का। वेलकम टू द आईएएस ट्यूटोरियल। ग्रामीण विकास में आज हम मुख्य रूप से एक महत्वपूर्ण चैप्टर ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में बैंकों की भूमिका पर बात करेंगे। ग्रामीण विकास योजनाओं में बैंकों की क्या भूमिका होती है? अब ध्यान दीजिए, कई बार ऐसा होता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं कृषि विकास और ग्रामीण विकास में। तो ग्रामीण विकास और कृषि विकास को समझ लेना बहुत जरूरी है। दोनों में अंतर क्या होता है? जैसे हम क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास, दोनों में उत्पादन और स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में जो विकास है उसमें बहुत अंतर होता है। दोनों में काफी डिफरेंस होता है। ठीक उसी तरह से एग्रीकल्चर किसी यूनिक एरिया को लेकर के चलता है। जैसे कृषि विकास प्राथमिक क्षेत्र संबंधित है अर्थव्यवस्था में, जहां कृषि, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य, खनन, उत्खनन ये सारे क्षेत्र आते हैं जो कि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। स्पेशली कृषि में कृषि, पशुपालन, वानिकी और मत्स्य को रखा गया है। तो यहाँ पर कृषि विकास कहेंगे तो प्राथमिक क्षेत्रों में कृषि, पशुपालन, वानिकी और मत्स्य में विकास होगा। लेकिन जहां हम ग्रामीण विकास की बात करते हैं, रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो रूरल डेवलपमेंट में ग्रामीण जनसंख्या के वेलफेयर अर्थात ग्रामीण जनसंख्या के विकास पर विशेष फोकस करना है। जैसे ग्रामीण जनसंख्या में कृषि से संबंधित समस्त क्रियाओं में विकास, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूरक रोजगार, आवास, प्रशिक्षण और सामाजिक क्रियाओं में जो विकास होगा, जो कि ग्रामीण जनसंख्या के वेलफेयर, ग्रामीण जनसंख्या के विकास पर आधारित होगा, इसे हम ग्रामीण विकास कहेंगे। यहां तक सबको समझ में आ गया? अब ध्यान दीजिए, ग्रामीण क्षेत्र में भारत सरकार या बैंक, भारत सरकार भी अगर मदद करती है तो बैंकों के द्वारा मदद करती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जो ऋण प्रदान किया जाता है उसे ग्रामीण साख कहते हैं, रूरल क्रेडिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूरल क्रेडिट कहा जाता है, रूरल क्रेडिट। अब रूरल क्रेडिट 3 प्रकार से प्रोवाइड किया जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में। रूरल क्रेडिट ग्रामीण क्षेत्रों में 3 प्रकार से प्रोवाइड किया जाता है। कैसे? अल्पकालीन ऋण के रूप में पहला, दूसरा मध्यकालीन ऋण, मिडिल टर्म लोन, और तीसरा है दीर्घकालीन ऋण, लॉन्ग टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन, मिडिल टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन अल्पकालीन ऋण 15 महीने या उससे कम अवधि के लिए ग्रामीण साख के रूप में प्रदान की जाती है। 15 महीने या उससे कम समय के लिए, स्पेशली कृषि संबंधित अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, कृषि संबंधित अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे बीज खरीदना, उर्वरक खरीदना, जानवरों के लिए चारा खरीदना, बीज, उर्वरक, जानवरों के लिए चारा खरीदना, ये सभी अल्पकालीन आवश्यकता कहलाता है, या इसे हम अल्पकालीन कृषि संबंधी आवश्यकता कहते हैं। तो अल्पकालीन जो ऋण है वह 15 महीने या उससे कम अवधि के लिए दी जाती है, जिसे हम शॉर्ट टर्म लोन के नाम से जानते हैं। रूरल क्रेडिट में दूसरा जो क्रेडिट है वह है मिडिल टर्म लोन का, मध्यकालीन ऋण। मध्यकालीन ऋण 15 महीने से लेकर के 5 वर्ष की अवधि के लिए दी जाती है। पशु खरीदना, खेतों में सुधार करना, साथ ही साथ छोटे उपकरणों को खरीदना, पशु खरीदना, इसके साथ ही साथ खेतों में सुधार करना और छोटे उपकरण खरीदने के लिए मध्यकालीन ऋण 15 महीने से लेकर 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जाती है। तीसरे क्रम पे हम देखते हैं लॉन्ग टर्म लोन अर्थात दीर्घकालीन ऋण। दीर्घकालीन ऋण 5 वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए दी जाती है। इसमें मुख्य रूप से हम देखते हैं दीर्घकालीन ऋण में
अतिरिक्त खेत खरीदना है, खेत पर स्थायी निर्माण करना है या महंगी मशीनें खरीदनी है। इसके लिए बैंकों के द्वारा ग्रामीण साख के रूप में 5 वर्ष या उससे अधिक समय के लिए लॉन्ग टर्म लोन, दीर्घकालीन ऋण प्रदान किया जाता है। ये सबको समझ में आ गया, किसी प्रकार का कोई डाउट यहाँ नहीं होना चाहिए। अब हम जानना चाहते हैं कि ग्रामीण साख के स्रोत क्या है, सोर्स क्या है, और सोर्स को समझते समझते हम बैंकों की भूमिका पर भी चर्चा करते चलेंगे। तो ग्रामीण साख के सोर्स क्या है, ग्रामीण साख के सोर्स क्या है, यानी कि ग्रामीण साख के स्रोत या सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट, सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट, सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट, ग्रामीण साख के स्रोत, ग्रामीण साख के स्रोत क्या है हम समझना चाहते हैं। ग्रामीण साख के स्रोत क्या है? तो ग्रामीण साख के 2 स्रोत हो सकते हैं, गैर संस्थागत स्रोत और संस्थागत स्रोत। ध्यान दीजिएगा, ग्रामीण साख के 2 स्रोत हो सकते हैं। कौन कौन से 2 स्रोत हो सकते हैं? ध्यान दीजिए। एक हो सकता है गैर संस्थागत स्रोत, गैर संस्थागत स्रोत, और दूसरा है संस्थागत स्रोत, इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स, इंस्टीट्यूशनल सोर्स एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स। दूसरा है संस्थागत स्रोत, संस्थागत स्रोत। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे गैर संस्थागत स्रोत क्या है। गैर संस्थागत स्रोत के अंतर्गत मुख्य रूप से साहूकार और भूस्वामी को रखा गया है। साहूकार या भूस्वामी, लैंडलॉर्ड बोलते हैं इनको, है ना, भूस्वामी। अब देखिए होता क्या है, इनको देसी बैंकर भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? देसी बैंकर कहा जाता है, देसी बैंकर कहा जाता है। देसी बैंकर क्या करते हैं? मनमाने तरीके से लोगों से ब्याज वसूलते हैं। नॉन इंस्टीट्यूशनल कहने का अर्थ है कि आरबीआई के गाइडलाइन का, भारत सरकार के गाइडलाइन का इन पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसीलिए हम इसे नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स या गैर संस्थागत स्रोत कहते हैं। अगर हम बात करें संस्थागत स्रोत की, तो आरबीआई की गाइडलाइन 1949 एक्ट और 1934 के एक्ट का पूरा नियंत्रण संस्थागत स्रोतों पर होता है। वहीं भारत सरकार के नियमावली का भी यहाँ पर प्रभाव पड़ता है। अब हम संस्थागत स्रोत, इंस्टीट्यूशनल सोर्स की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम देखना चाहते हैं, जैसे एक सोर्स क्या है? सहकारिताएं, सहकारिताएं, कोऑपरेटिव्स, सहकारिताएं। एक एक करके हम इसको और डिटेल में जानना चाहेंगे बाद में। कोऑपरेटिव, सहकारिताएं। दूसरा है वाणिज्यिक बैंक, दूसरा है वाणिज्यिक बैंक यानी कमर्शियल बैंक। वाणिज्यिक बैंक को ही हम क्या बोलते हैं? कमर्शियल बैंक कहते हैं, वाणिज्यिक बैंक। और क्या हो सकता है भी? और क्या हो सकता है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आरआरबी जिसे हम कहते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। और चौथे क्रम पर आप ध्यान रखिएगा, नाबार्ड, नाबार्ड। तो इस प्रकार से जो संस्थागत स्रोत हैं ग्रामीण साख से संबंधित, वह मुख्य रूप से 4 हैं: सहकारिताएं, कोऑपरेटिव्स, वाणिज्यिक बैंक, कमर्शियल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स, आरआरबी जिसे हम कहते हैं, और चौथा है नाबार्ड।
तो इस प्रकार से 4 इंस्टीट्यूशनल सोर्स हैं रूरल क्रेडिट के लिए, ग्रामीण साख के लिए। यहां पर हम एक एक करके समझना चाहेंगे। सबसे पहले संस्था का स्रोत के अंतर्गत मैं आपको सहकारिताओं को समझाने का प्रयास करता हूं। सहकारिताएं क्या है? सहकारिताएं क्या है? संस्था का स्रोत के अंतर्गत सबसे पहले हम कोऑपरेटिव्स को जानना चाहते हैं। सहकारिताएं, सहकारिताएं क्या है? सहकारिताओं से संबंधित आपका प्रश्न पूछा भी जाएगा कि भाई सहकारिताओं से आप क्या समझते हैं, समझाएं। तो आपको बताना पड़ेगा कि सहकारिता वास्तव में क्या है। सहकारिता का मूल अर्थ क्या होता है? ऑल फॉर ईच एंड ईच फॉर ऑल। इसका मूल अर्थ है ऑल फॉर ईच एंड ईच फॉर ऑल। ऑल फॉर ईच एंड ईच फॉर ऑल। ईच फॉर ऑल यानी प्रत्येक सब के लिए और सब प्रत्येक के लिए। प्रत्येक सब के लिए एवं सब प्रत्येक के लिए। सब प्रत्येक के लिए, ये भाव इसमें छिपा होता है ना, ये भाव जो है इसमें छिपा होता है सहकारिता में। सबके लाभ तथा साझे के उद्देश्य से, सबके लाभ तथा साझे के उद्देश्य के प्राप्ति के लिए एक साथ मिलकर कार्य करना। सबके लाभ तथा साझे के उद्देश्य से एक साथ मिलकर के कार्य करना ही सहकारिता कोऑपरेटिव कहलाता है। सहकारिता का सिद्धांत क्या है? ऑल फॉर ईच एंड ईच फॉर ऑल, ये सिद्धांत है इसका। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव? कोऑपरेटिव का सिद्धांत क्या है? तो आप कहेंगे प्रत्येक सब के लिए और सब प्रत्येक के लिए ये सहकारिता का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार अकेला व्यक्ति आर्थिक शक्ति की संभावनाओं को पूर्ण रूपेण प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए वह मिलजुल करके काम करता है और अधिक से अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त करता है ना। तो इसी नाम से इसे हम क्या बोलते हैं? सहकारिता कहते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, सहकारिता में जो 3 प्रकार के ऋण प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, सहकारिता में जो 3 प्रकार के जो ऋण प्रदान किए जाते हैं वो कैसे प्रदान किए जाएंगे? यहां पर जो ऋण प्रदान किए जाएंगे, ऋण क्रेडिट। अब क्रेडिट किस प्रकार से प्रदान होता है? तो यहां प्राइमरी एग्रीकल्चर एंड क्रेडिट सोसाइटी होता है ना, प्राथमिक कृषि साख समितियां। पहला प्राथमिक कृषि साख समितियां, प्राथमिक कृषि साख समितियां। दूसरे क्रम पे क्या होती हैं? दूसरे क्रम पे होती है केंद्रीय सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक। और तीसरा होता है राज्य सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक। इसे ही हम अपेक्स बैंक भी कह देते हैं, अपेक्स बैंक भी कह देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, राज्य सहकारी बैंक को सीधा फंडिंग कौन करेगा? इसे फंडिंग करेगा नाबार्ड। ठीक है, कौन फंड कर रहा है भाई? नाबार्ड। नाबार्ड क्या है मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो नाबार्ड जो है फंडिंग करता है किसे? राज्य सहकारी बैंक में। राज्य सहकारी बैंक कहां होगा? राज्य में होगा, राज्य में। ठीक है, जैसे कि छत्तीसगढ़ में राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय कहां है?
ऐसा अगर प्रश्न पूछा जाए तो नेहरू चौक बिलासपुर, ठीक है, नेहरू चौक बिलासपुर। नेहरू चौक में आप देखिएगा मुंगेली तरफ जाने वाले रोड के तरफ ही पेट्रोल पंप है, वहीं पर बगल में अपेक्स बैंक आपको दिखेगा, राज्य सहकारी बैंक। तो अगर प्रश्न किया जाए कि सहकारिता के अंतर्गत राज्य सहकारी बैंक छत्तीसगढ़ में इसका मुख्यालय कहाँ है, तो आप कहेंगे बिलासपुर में। कहाँ? बिलासपुर में, नेहरू चौक में, ठीक। तो ये कहाँ स्थापित होगा? भारत में छत्तीसगढ़ में कितने राज्य सहकारी बैंक हैं? एक। कहाँ? बिलासपुर। केंद्रीय सहकारी बैंक जिलों में स्थापित किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट में, जिला स्तर पर। प्रत्येक जिलों में एक केंद्रीय सहकारी बैंक की स्थापना होती है, ठीक है, प्रत्येक जिले में केंद्रीय सहकारी बैंक की स्थापना की जाती है। वहीं अगर हम बात करें प्राथमिक कृषि साख समिति, तो एक ग्रामीण स्तर पर होता है, ग्रामीण स्तर। जो राज्य सहकारी बैंक है किसे फंडिंग करेगा? जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंकों को। और केंद्रीय सहकारी बैंक किसको फंडिंग करता है? प्राथमिक कृषि साख समिति को। और प्राथमिक कृषि साख समिति किसे फंडिंग करेगा? लोगों को, ग्रामीण लोगों को, ग्रामीण विकास के लिए। अच्छा, राज्य सहकारी बैंक को फंडिंग कौन करता है? नाबार्ड और भारत सरकार। नाबार्ड और भारत सरकार, मुख्य रूप से नाबार्ड का नाम यहां पर आता है, ठीक। ये तो मुख्य रूप से शॉर्ट टर्म लोन की बात हो गई, शॉर्ट टर्म लोन या मिडिल टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन या मिडिल टर्म लोन। तो मुख्य रूप से जो सहकारिताएं हैं ये हमें शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड कराता है। क्या? शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड कराता है ना। शॉर्ट टर्म लोन या मिडिल टर्म लोन कहां से हमें प्राप्त हो सकता है? सहकारिता से। अब बात आती है लॉन्ग टर्म लोन की। तो लॉन्ग टर्म लोन के लिए हम क्या करेंगे? सहकारिता से ही हम प्राप्त कर सकते हैं लॉन्ग टर्म लोन। ऐसा नहीं है कि सहकारिता से प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन जो लॉन्ग टर्म लोन है, लॉन्ग टर्म लोन है वो मैक्सिमम वाणिज्यिक बैंकों से, रूरल बैंक से, रीजनल रूरल बैंक से अधिक ली जाती है। तो अब हम बात करना चाहेंगे कमर्शियल बैंक की या फिर लॉन्ग टर्म लोन की। स्पेशली जो लॉन्ग टर्म लोन है यानी कि दीर्घावधि ऋण, दीर्घावधि ऋण। तो जो लॉन्ग टर्म लोन है इसके लिए कौन कौन से संस्थागत स्रोत हो सकते हैं? तो इसके लिए संस्थागत स्रोत है वाणिज्यिक बैंक। पहला है वाणिज्यिक बैंक यानी कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक अर्थात वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक 1969 और 1980 में, ठीक है, 1969 और 1980 में क्रमशः 14 और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था। नेशनलाइजेशन मतलब राष्ट्रीयकरण। देखिए इनमें कहा गया 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, वहीं 1980 में 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, इस उद्देश्य से कि हम ग्रामीण विकास में आपको क्या करना है, इस पर्पस से कि आपको 60:40 के अनुपात पर, 60:40 के अनुपात पर, 60 मतलब आप 60% जो धन है, 60% अपनी राशि किसी को भी आप बांटो, हमको कोई आपत्ति नहीं है। 40% रूरल क्रेडिट में आप खर्च करेंगे। ये जो 40% है ये आप कहाँ खर्च करेंगे? रूरल क्रेडिट में, रूरल क्रेडिट में
खर्च किया जाए। रूरल क्रेडिट में आप बैंक जो है खर्च करेगा। इसी पर्पस से 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और 1980 में 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण भारत सरकार के द्वारा किया गया था। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया। प्राथमिक कृषि क्षेत्र को रूरल क्रेडिट के माध्यम से 40% का सहयोग ये कमर्शियल बैंक करेंगे। इस पर्पस से कमर्शियल बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। लॉन्ग टर्म लोन के अंतर्गत ही एक और संस्था का स्रोत है जिसे हम कहते हैं आरआरबी यानी रीजनल रूरल बैंक्स। रीजनल रूरल बैंक, इसे हम आरआरबी भी कह देते हैं, शॉर्ट में आरआरबीज भी कह देते हैं। इसे हम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी कहते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो भाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या है समझिएगा। 1975 में देखा गया, इसकी जो स्थापना है ना 1975 में हो गई थी। अब देखिए होता क्या है, भारत सरकार देखती है कि जो कमर्शियल बैंक में लोग जो है पहुंच नहीं पा रहे हैं। जितने लोगों को बैंकिंग के साथ अटैच होना चाहिए, बैंकिंग के अनुरूप होना चाहिए, बैंकों में अपने खाता होना चाहिए, किसान जो है बैंकों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब क्या करेंगे, बैंक के कर्मचारी, कमर्शियल बैंक में जो कर्मचारी अंग्रेजी में बात करेगा, तो छत्तीसगढ़ का हर किसान तो अंग्रेजी जानता नहीं है, तो उसके मूल भाषा में उसको अगर कम्युनिकेट किया जाए तो आसानी से समझ पाएगा। तो इसी नाम से रीजनल रूरल बैंक्स की स्थापना 1975 में की गई। यहाँ पर दो चीजें ध्यान में रखी गई। पहली बात तो ये कि यहाँ पर जो कर्मचारियों की नियुक्ति होगी वो कर्मचारी भी रीजनल एरिया का होगा। रीजनल एरिया मतलब कि उसी क्षेत्र का होगा जो उस भाषा को जानता हो, ताकि बैंकिंग प्रणाली को अधिक से अधिक ग्रामीण लोगों तक पहुंचाया जा सके। तो इस प्रकार से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 में बैंकिंग प्रणाली को अधिक से अधिक ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचाने के लिए किया गया था। क्लियर? इसके पश्चात हम बात करना चाहते हैं नाबार्ड की। नाबार्ड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड एक प्रकार से एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरा ऋण प्रदान करता है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, हिंदी में हम इसे कहते हैं राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक। अब देखिए राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक अर्थात नाबार्ड, शिवरमन कमेटी की अनुशंसा पर 1982 में शिवरमन कमेटी की अनुशंसा शिवरमन कमेटी की अनुशंसा पर 1982 को 1982 को, ठीक है, ये पूछा जाता है कि रीजनल रूरल बैंक की स्थापना कब हुई थी और नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। तो पूछा जाता है 12 जुलाई 1982
1982, स्पेशली याद रखिएगा 12 जुलाई 1982। तो 12 जुलाई 1982 को शिवरमन कमेटी की अनुशंसा पर नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ है? मुंबई। कहाँ है भी? मुंबई। तो हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। 100 करोड़ की प्रारंभिक पूंजी से इसको प्रारंभ किया गया था। नाबार्ड को नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट को शिवरमन की कमेटी की अनुशंसा पर इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है मुंबई में। यह बैंक प्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में ऋण प्रदान नहीं करती। यह प्रत्यक्ष रूप से ग्रामीणों को ऋण प्रदान नहीं करती, बल्कि सहकारिता, रीजनल रूरल बैंक्स और वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से लोगों को ऋण प्रदान करती है। यानी कि आप डायरेक्ट नाबार्ड से पैसा नहीं ले सकते। नाबार्ड रीजनल रूरल बैंक्स, आरआरबी, वाणिज्यिक बैंक, कमर्शियल बैंक और सहकारिताएं, कोऑपरेटिव को ऋण प्रदान करती है और उसके माध्यम से फिर लोगों तक ऋण पहुंचता है, धन पहुंचता है। ठीक, तो ये प्रोसेस होता है नाबार्ड का। ठीक, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ये मुख्य रूप से मुख्य रूप से हम बात कर रहे थे इसमें कि नाबार्ड क्या होता है और नाबार्ड के माध्यम से किस प्रकार से जो है ग्रामीण क्षेत्र में ऋण प्रदान की जा सकती है। इससे संबंधित यही मुख्य बातें हैं। यहीं से आपका मुख्य प्रश्न बनता है कि नाबार्ड क्या होती है, नाबार्ड की अनुशंसा, किसके अनुशंसा पर इसकी स्थापना हुई थी, कब स्थापना हुई थी? तो आप जान गए, शिवरमन कमेटी की अनुशंसा पर 12 जुलाई 1982 को। इसके अलावा आप लोग जान गए कि भाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 को हो जाती है। वहीं आप लोगों ने जाना कि 1969 में 14 बड़े बैंक और 1980 में 6 बड़े बैंकों की स्थापना राष्ट्रीयकरण 60:40 के अनुशंसा पर किया गया था, जहां 40 रूरल क्रेडिट के लिए दिया जाना है। क्लियर? सहकारिता क्या है ये भी आप लोगों ने समझा। तो उम्मीद करता हूं कि यह लेसन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहें। हैव अ ग्रेट डे। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट निश्चित रूप से करें। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे।